हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्नावली 1.1 निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसके लिए हम जो है इन संख्याओं का गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट आप लोग देखेंगे 140 का गुणनखंड करते हैं। तो 140 में सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, तो 2 सते 14, 2 सते 14 70 हो गया। फिर 2 से भाग देंगे। अब यहाँ भाग देने की प्रक्रिया अगर किसी को समस्या है तो हम यहाँ बगल में करके दिखा भी देते हैं। जैसे 140 में हमने भाग दिया 2 का, तो 2 सते 14 पूरा पूरा कट गया, शून्य उतरा तो एक शून्य यहाँ बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर आया 70, फिर अब हम 70 में भाग देते हैं 2 का, तो 2 तिया 6 घट जाएगा, एक बचा, शून्य बढ़ा दीजिए, शून्य अगला अंक उतार लीजिए, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 पचे 10 पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ 2 का भाग जब 70 में दिए तो इसका मान 35 आया। अब इसके बाद इसमें 5 का भाग देंगे, क्योंकि 3 का भाग जाएगा नहीं, तो 5 का भाग देते हैं। तो इसके लिए यहाँ 35 भागा 5, 5 सते 35 पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पर हो गया 5 सते 35, 7 आया। अब फिर जो है 7 का भाग देते हैं, 7 में एक बार गया, तो इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 गुणे 7 हुए। तो यहाँ जो है इसके जो अभाज्य गुणनखंड हुए उसको हम लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 गुणे 7। तो यही जो है 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसी तरह से दूसरा पार्ट 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको लिखा जाएगा 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले इसको 2 से भाग देंगे, तो 156 भागा 2, 2 सते 14 घट गया, यहाँ एक बचेगा, अगला अंक उतारेंगे, 16 हो गया, 2 अठे 16 पूरा पूरा कट गया। अब जो है यह 78 हुआ। अब यह जो है 78 हुआ। अब इसके बाद फिर इसमें 2 का भाग चला जाएगा, तो फिर इसमें 2 का भाग देते हैं, तो 78 भागा 2, 2 तिया 6 घट गया, एक 8 आया, 2 नवा 18 पूरा पूरा कट गया। तो यह हुआ 39 हुआ। अब इसके बाद इसमें देखा जा रहा है तो 3 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग देते हैं। तो फिर यहाँ आपको दिखा दें कि किस तरह से 39 में 3 का भाग दिया जा रहा है। 3 करने 3 घटा दीजिए, शून्य आ गया, 9 उतारिए, 3 त्रिका 9 कट गया।
तो इसका मतलब ये हुआ 13। अब 13 एक ऋण संख्या है, इसलिए इसमें 13 का ही भाग जाएगा। 13 करने 13। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 इसका जो है अभाज्य गुणनखंड हुआ। तो यहाँ लिखेंगे 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब इसके बाद जो है 3825 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अब इसको अगले पेज में करेंगे। थर्ड पार्ट आप लोग देखिएगा। इसमें 3825 का गुणनखंड करना है। 3825 का गुणनखंड करना है। इसमें देखा जा रहा है तो 2 से नहीं कटेगा। फिर 3 3 दूनी 6 3 7 21 3 से कट जाएगा। तो इसलिए हम जो है 3825 में 3 का भाग देंगे। 3 करने 3, फिर 8 उतारेंगे अगला अंक। 8 में 3 दूनी 6, घटा देंगे 2 आ जाएगा, फिर इसके बगल में 2, फिर 3 सते 21, 3 सते 21, फिर इसको घटा देंगे 1, फिर 5 उतार लेंगे, 3 पचे 15। अब ये पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब ये है कि 3 का भाग देने पर यह जो है 1275 1275 प्राप्त होता है। तो इसलिए अब फिर जो है देखते हैं 3 चौका 12, 3 दूनी 6 3 5 15, फिर भी अभी ये 3 से कट जाएगा। तो 3 से फिर भाग देते हैं इसमें 1275 में 3 का भाग देते हैं। 3 चौका 12 कट गया। 7 उतारिए, 7 में 3 का भाग जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6, घटा दीजिए 1 बचा, फिर 5 उतार लेते हैं 15 हुआ, 3 पचे 15। अब ये पूरा पूरा कट गया। तो भागफल में आता है 425। 425। फिर अब यह जो है 3 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो इसको 5 से काटते हैं, क्योंकि लास्ट में 5 है इसलिए 5 से कट जाएगा। तो अब 5 से इसमें भाग देते हैं। 425 भागा 5, तो 5 बटे 40, 40 हो गया। इसको घटा दीजिए, यहाँ 2 आएगा। फिर अगला अंक उतार लीजिए 5, 5वां 25, 5वां 25, पूरा पूरा कट गया। तो ये हो गया 85। अब फिर जो है इसको 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देंगे तो 85 भागा 5, तो 5 करने 5, घटा देंगे 3 बचेगा, फिर 5, 5 सते 35, 5 से पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ नीचे आएगा 70।
अब 17 तो अभाज्य संख्या है, इसलिए सीधे यह 17 से ही कटेगा। 17 करने 17, तो इसलिए इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 3825 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब इसके बाद इसका चौथा पार्ट आप देखिएगा। चौथा पार्ट है 5005। 5005 तो 5005 यह जो है 3 से नहीं कटेगा, यह 5 से ही कटेगा। तो इसलिए यहाँ 5005 में 5 से भाग देते हैं। 5 करने 5 पूरा पूरा कट गया, शून्य उतारिए, भाग नहीं जा रहा, शून्य बढ़ा दीजिए, फिर शून्य अगला उतार लीजिए, फिर भाग नहीं जा रहा, शून्य बढ़ा दीजिए, फिर जो है 5 उतार लीजिए, 5 करने 5। अब ये जो है पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 5005 में 5 का भाग देने पर 1001 जो है प्राप्त होता है। अब इसके बाद इसमें 5 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 05 नहीं। तो अब इसमें 7 से भाग देते हैं। 7 तो 1001 भागा 7, 7 करने 7, घटा दीजिए 10 में से 7, 3 बचा। अब इसके बाद अगला अंक शून्य उतार लीजिए। अब 30 में 7 का भाग दीजिए, 7 चौक 28, घटा दीजिए 2 बचेगा। फिर जो है अगला अंक उतारिए 1 उतार लेते हैं, फिर 7 से भाग दीजिएगा, 7 त्रिक 21, 3 बार भाग जाएगा, 7 त्रिक 21, पूरा पूरा कट गया। अब यह जो है 7 का इसमें भाग देने पर 143 प्राप्त होता है। तो यहाँ लिखेंगे 143। फिर अब इसमें देखते हैं 7 से भाग नहीं जाएगा, तो फिर 11 से भाग देते हैं। 11 से भाग देंगे तो 143 भागा 11, तो 11 करने 11, घटा देंगे 1 बचेगा। फिर लास्ट में लास्ट अंक 3 उतार लेते हैं, 13 हो गया। नहीं, यहाँ जो है 14 में से 11 घटेगा, 3 बचेगा। अब लास्ट अंक 3 उतार लेते हैं, 33 हो गया। तो 11 तिया 33, पूरा पूरा कट जाएगा। तो 11 का भाग 143 में देने पर इसका भागफल 13 आता है, तो यहाँ 13 हो जाएगा। अब 13 ऋण संख्या है, इसलिए यह 13 से ही कटेगा। तो 13 करने 13। अब यहाँ पर इसका जो है गुणनखंड लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो यह इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इसके बाद 7429, तो इसके लिए अब यहाँ पर देख लीजिएगा 5वां पार्ट 7429। 7429 इसमें आप देखेंगे कि न तो 3 से भाग जाएगा, न तो 5 से जाएगा, न तो
7 से जाएगा और न ही 11 से भाग जाएगा और न ही 13 से भाग जाएगा। तो इसमें अब आगे इसके बाद 17 तो 74 29 में 17 से भाग देते हैं। 17 तिया 51, 17 चौके 68, 4 बार भाग जाएगा। 17 चौके 68 घटा दीजिए, 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा। अगला अंक 2 उतार लेते हैं। फिर जो है 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 तिया 51 लगभग 3 बार जाएगा। तो यहाँ 51 हो गया, घटा दीजिए, यहाँ 1, यहाँ 1। अब इसके बाद लास्ट में 9, तो लगभग ये 7 सते 49, लगभग 7 बार, 7 सते 49 और 7 कन्ने 7, 4 11, हाँ लगभग 7 बार भाग जाएगा। तो यह हो जाएगा 7 सते 49, 4 हासिल हो जाएगा, 7 कन्ने 7, 4 11, 119 हो गया, पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ 437 हुआ। तो इसका मतलब इसमें 17 का भाग देने पर 437 प्राप्त होगा। अब इसके बाद फिर देखते हैं कि अब फिर जो है 17 का भाग नहीं जाएगा। तो इसके बाद जो है 19 होगा, 19 से भाग देकर देखते हैं। तो 437 भागा 19, 19 दूनी 38, 2 बार भाग जाएगा। 19 दूनी 38, घटा दीजिए, 13 में से 8 जाएगा, 8 5 13, फिर लास्ट में 7 नीचे उतरेगा। 19 तिया 57, 19 तिया 57 पूरा पूरा कट जाएगा। अब इसके बाद यहाँ 19 का भाग 437 में देने पर इसका भागफल 23 आता है। तो अब 23 तो आप जानते हैं ऋण संख्या है, अर्थात अभाज्य संख्या है। तो हम इसको 23 से ही भाग देंगे, 23 कन्ने 23। तो इसका अभाज्य गुणनखंड, तो अब इसका अभाज्य गुणनखंड आप लोग देखेंगे 74 29 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। अब ये जो भाग वाली प्रक्रिया है इसको अलग कर देते हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न में पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो इसमें आपको जो है दो संख्याओं का लघुत्तम समापरिवर्तक और महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करना है और महत्तम समापरिवर्तक और लघुत्तम समापरिवर्तक का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, यह आपको जो है प्रूफ करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हम इन संख्याओं का गुणनखंड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखिएगा,
जिसमें 26 का गुणनखंड, 26 का गुणनखंड सबसे पहले यह 2 से विभाजित होगा, तो यहाँ बगल में करके दिखा देते हैं। 26 भागा 2, 2 एकड़ 2 घट जाएगा, और यह जो है अगला अंक 6 उतरा, 2 तिया 6, पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ पर जो है 2 का भाग 26 में देने पर 13 आता है। तो 13 आप जानते हैं अभाज्य संख्या है, इसलिए सिर्फ 13 से ही कटेगा, तो इसलिए इसको हम 13 से काटते हैं। 13 करने 13। तो अब यहाँ पर जो है 26 का गुणनखंड, 26 का गुणनखंड 2 गुणे 13 हुआ। अब इसके बाद हम निकालते हैं 91 का गुणनखंड। तो यहाँ 91 का गुणनखंड करते हैं, तो 2 से कट नहीं सकता, क्योंकि 2 से कटने का नियम है जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 ये संख्याएं अगर होती है किसी संख्या के अंत में, तो वह 2 से कटता है। तो इसमें 6 था लास्ट में, इसलिए 2 से कट गया। यहाँ 91 है, इसलिए लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 में से कोई अंक नहीं है, इसलिए यह 2 से नहीं कट सकता। 3 से कटने का नियम है, दोनों अंकों को जोड़ करके 3 से भाग दीजिए। 9 1 10, 10 में 3 का भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब यह 3 से भी नहीं कट सकता। तो 3 के बाद 5, 5 से कटने का नियम है कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से कट सकती है। तो इसके अंत में 0 और 5 भी नहीं है, इसलिए यह संख्या जो है 5 से भी नहीं कट सकती है। तो अब 7 से काट कर देखते हैं। तो 7 से काटने का तो कोई विशेष नियम होता नहीं, इसलिए भाग देकर ही टेस्ट करेंगे। तो यहाँ 91 भागा 7, 91 भागा 7, 7 करने 7 घट गया, यहाँ 2 आया, यहाँ 1 है, 7 त्रिक 21, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 7 का भाग देने पर 13 भागफल आएगा। अब 13 तो जो है अभाज्य संख्या है, इसलिए यह सिर्फ 13 से कटेगा, 13 करने 13। तो इसलिए यहाँ 91 का गुणनखंड, 91 का गुणनखंड बराबर 7 गुणे 13, और 26 का गुणनखंड 2 गुणे 13। तो अब इसमें जो है HCF ज्ञात करते हैं इन दोनों संख्याओं का। तो HCF बराबर, अर्थात महत्तम समापरिवर्तक। तो महत्तम समापरिवर्तक बराबर, तो महत्तम समापरिवर्तक वह संख्या होती है, वह गुणनखंड होता है जो दोनों संख्याओं में विद्यमान हो और उसकी सबसे छोटी घात के रूप में लिया जाता है। तो 13 गुणनखंड है, इस पे कोई घात नहीं, इसका मतलब 1 घात के रूप में है। तो 13 इसमें भी है गुणनखंड, 13 इसमें भी है, और कोई गुणनखंड नहीं है। तो इसका मतलब इसका महत्तम समापरिवर्तक 13 हुआ। अब इसके बाद लघुत्तम समापरिवर्तक अर्थात LCM। तो यहाँ LCM लघुत्तम समापरिवर्तक। लघुत्तम समापरिवर्तक में हमने बताया है कि सभी गुणनखंडों को लिया जाता है और सबसे बड़ी घात के रूप में। जैसे 2 गुणनखंड है, इसमें कोई घात नहीं है, तो डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं। 7 गुणनखंड है, सबसे बड़ी घात इसमें कोई घात नहीं, तो 1 घात है, सीधे गुणे 7 लिख सकते हैं। इसके बाद 13 गुणनखंड है, तो सबसे बड़ी घात 1 है, तो 13 लिख देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो ऐसा नहीं,
इसमें देखिए 13 का गुणनखंड है, लेकिन सबसे बड़ी घात उसकी कितनी है, एक ही बार उसको लिखा जाएगा। तो 13 की एक ही घात है, अर्थात घात नहीं लिखी जाएगी और गुणे 13 लिख दिया गया। तो यही इसका एलसीएम हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 13 सत्ते 91 हो गया, 91 गुणे 2, 91 गुणे 2, तो 2 हो गया, 9 दूनी 18, 182। तो इसका मान हो गया 182, 182। अब इसके बाद यहां पर निकालेंगे HCF, HCF। तो HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM बराबर, तो HCF का मान 13 है, गुणे LCM का मान 182 है। तो 182 गुणे 13, तो यहाँ पर इसको हल करते हैं। 182 गुणे 13, तो 3 दूनी 6, 18 तिया 54, फिर यहाँ 2, यहाँ 8, यहाँ 1, 6, 6, 8 5 13, 23, तो 2366, 2366। तो HCF इंटू LCM बराबर 2366, इसका मान प्राप्त हो गया। अब दो संख्याओं का गुणनफल, अब दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखते हैं। तो यहाँ दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या 91, तो 26 गुणे 91, तो 26 और 91 का गुणन कर देते हैं आपस में। तो 91 गुणे 26, तो 6 करने 6, 6 9 54, 2 करने 2, 9 दूनी 18, इसको जोड़ लेंगे, 6 6 8 5 13, 23, 2366। तो इसका मान हो गया 2366, 2366। तो हम देख रहे हैं HCF इंटू LCM बराबर 2366 और दोनों संख्याओं का गुणनफल 2366 है। तो इसका मतलब यह जांच हो गया, जांच स्पष्ट हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM के बराबर है। अब इसको जो है अलग कर देते हैं कैलकुलेशन पार्ट को, ताकि इसमें कोई चीज मिश्रित न हो। तो यह जो है आपका जांच स्पष्ट हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM के बराबर है। तो HCF इंटू LCM 2366 और दो संख्याओं का गुणनफल 2366। अब अगला देखिएगा, पाँच 510 और 92 का गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ 510 लास्ट में शून्य है, 0 2 4 6 8, अगर लास्ट में होता है तो 2 से भाग चला जाता है।
तो इसलिए 510 में 2 से भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4, घट जाएगा 1, एक अगला अंक उतार लेते हैं, 2 पचे 10, घटा दीजिए 1 लास्ट में से, फिर जो है 2 पचे 10, 255। तो यहाँ 2 से भाग देने पर 255 प्राप्त होता है। फिर अब लास्ट में अगर 0.5 आता है तो वह 5 से विभाजित हो जाता है, तो इसका मतलब इसमें 5 से भाग चला जाएगा। तो यहाँ 255 भागा 5, 5वां 25, कट गया। अब जो है अगला 5 उतारते हैं और इसमें 5 से भाग देते हैं, 5 एकन्ने 5, पूरा पूरा कट गया। यहाँ पर आ गया 51। फिर इसमें 5 से भाग तो जाएगा नहीं, अब 0.5 लास्ट में है ना, 7। तो इसके बाद 3 से भी भाग इसमें चला जाएगा, क्योंकि 5 1 6 अंकों को जोड़ने पर 6 आ रहा और 3 से भाग उसमें चला जाएगा, तो इसलिए इसको 3 से भाग देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 51, 51 भागा 3, 3 एकन्ने 3, घटा दीजिए 2, फिर अगला अंक उतर गया, 3 सते 21, पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पर हो गया 17। अब 17 अभाज्य संख्या है, इसलिए यह सिर्फ 17 से कटेगा, तो 17 एकन्ने 17, इसलिए यहाँ 510 का गुणनखंड, 510 का गुणनखंड बराबर 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 70 है। अब इसमें पहले 2 से कटा, फिर 5 से, फिर 3 से, ऐसा हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि 2 के बाद 3 से ही कट रहा हो। अगर स्पष्ट नहीं होता है तो बाद में भी काट सकते हैं। तो इसलिए 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 70 है। अब इसके बाद 92, 92 के लास्ट में जो है 2 है, तो 0 2 4 6 8 रहेगा, तो 2 से कट जाएगा, तो इसलिए 92, 92 भागा 2, 2 चौके 8, घट जाएगा 1, अगला अंक उतार देंगे 2, 12 हो गया, 2 से भाग दीजिए, 2 छक 12, पूरा पूरा कट जाएगा। तो कटने के बाद यहाँ 46 आ गया 2 से भाग देने पर। फिर यहाँ लास्ट में 6 है, फिर 2 से भाग चला जाएगा, तो यहाँ 46 भागा 2, 2 दूनी 4, पूरा पूरा कट गया। फिर 6 उतार लीजिए, 2 तिया 6, पूरा पूरा कट गया, तो यह जो है 23 हो गया, 2 से भाग देने पर 23 हो गया। अब इसके बाद 23 जो है अभाज्य संख्या है, इसलिए अब सिर्फ 23 से कटेगा, 23 एकन्ने 23। तो अब यहाँ पर 92 का गुणनखंड, तो 92 का गुणनखंड हुआ बराबर 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 23 गुणे 23, यह जो है 92 का गुणनखंड हो गया। अब इसके बाद इसमें HCF ज्ञात करते हैं, तो HCF बराबर, तो HCF ज्ञात करने के लिए दोनों में एक जैसा गुणनखंड होना चाहिए और उसकी सबसे छोटी घात के रूप में लिया जाता है। तो यहाँ पर दिया देखा जा रहा है कि 2 का गुणनखंड इसमें है, इसमें भी है, और सबसे छोटी घात जो है 1 ही है। फिर और कोई गुणनखंड ऐसा नहीं है जो दोनों में है, तो इसलिए जो है इसका HCF 2 हो गया।
एलसीएम ज्ञात करिए। तो एलसीएम एलसीएम के लिए क्या करते हैं कि गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात। तो 2 का गुणनखंड है, 2 बार यहाँ है तो 2 घात के रूप में हो जाएगा, सबसे बड़ी घात 2 की, तो 2 पर 2 की घात। अब इसके बाद 3 है तो गुणे 3 हो गया, गुणे 5 हो जाएगा, गुणे 17 हो जाएगा, गुणे 23 हो जाएगा, गुणे 23 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ देखते हैं कि 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, इसमें से 1 2 लेकर के 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 एक साथ करके ऐसे गुणन का सिस्टम जो है सिंपल कर लेते हैं, जिसमें कि 1 2 इसमें बचा हुआ है और 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 17, इतना पूरा गुणन करने पर 510 आएगा। तो यहाँ लिखते हैं 510 और गुणे, यहाँ 23 बचा हुआ है, इसमें 1 2 बचा हुआ है, 23 गुणे 2, 23 दूनी 46। तो ऐसे आपका गुणन जो है सिंपल हो जाता है। अब 510 में 46 का गुणा करना है, 510 गुणे 46, तो 6 शून्य शून्य, 6 करने 6, 6 पचे 30, फिर जो है 4 शून्य शून्य, 4 करने 4, 4 पचे 20, यहाँ शून्य हो गया, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2। तो ये आपका प्राप्त हो गया 23,460, 23,460। तो इसका एलसीएम प्राप्त हो गया 23,460। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ लिखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या 510, दूसरी संख्या जो है 92, तो 510 गुणे 92। तो अब यहाँ पर 510 और 92 का गुणन करते हैं, 510 गुणे 92, और यहाँ पर HCF इंटू LCM ज्ञात करते हैं। तो HCF 2 है गुणे LCM 23,460 है, तो इन दोनों का गुणा कर दीजिए, तो 23,460, 23,460। तो यहाँ लिखते हैं 23,460 गुणे 2, 2 शून्य शून्य, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 23 दूनी 46, तो 46,920, 46,920। अब इसके बाद 510 गुणे 92, 510 गुणे 92, 2 शून्य शून्य, 2 1 2, 5 दूनी 10,
9 सुनाए शून्य, 9 इक्यानवे 9, 9 पचे 45। इसको जोड़ देते हैं, 0 2 9 6 4 तो 46,920। तो इसका भी मान जो है 46,920 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब यह सिद्ध हो गया कि HCF इंटू LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ लिख देंगे अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM प्रूव्ड हो गया। अब एक कैलकुलेशन यहाँ भेज देते हैं और इधर जो कैलकुलेशन है इस साइड से अलग कर देते हैं। अब अगले पेज पर देखिएगा, तीसरे पार्ट को आप लोग देखिएगा। 336 का गुणनखंड करना है। तो जब किसी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है तो वह 2 से विभाजित हो जाता है। तो इसलिए यहाँ 336 भागा 2, 2 इक्यानवे 2 घट जाएगा, 1 आएगा, फिर अगला अंक उतारेंगे 3, 13 हो गया, 2 छक 12 घट गया, यहाँ 1 आएगा, लास्ट अंक उतार देते हैं 6, 2 अठे 16 पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग देने पर 168 आएगा। फिर अब लास्ट में 0 2 4 6 8 है, तो यहाँ 8 है, तो इसलिए फिर 2 से भाग चला जाएगा। तो 168 भागा 2, 2 अठे 16 कट जाएगा, अगला अंक उतारिए 8, 2 चौके 8 पूरा पूरा कट गया। तो इसमें फिर जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ जो है 84 आएगा। फिर जो है इसमें लास्ट में 4 है, इसलिए 2 से भाग चला जाएगा, तो 84 भागा 2, 2 चौके 8 कट गया पूरा पूरा, फिर 4 उतारते हैं, अगला अंक फिर 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4, ये पूरा पूरा कट गया, 42 आया। 2 से 84 में भाग देने पर 42 प्राप्त होता है। फिर लास्ट में 2 है, इसलिए 2 से कट जाएगा, तो 2 से फिर भाग देते हैं, तो 42 भागा 2, 2 दूनी 4 पूरा पूरा कट गया। फिर अगला अंक 2 उतार लेते हैं, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 इक्यानवे 2। अब यहाँ पर हो गया 2 का भाग देने पर 21 प्राप्त होगा, और 21 3 से कट जाएगा, तो 3 सते 21। अब फिर 7 जो है अभाज्य संख्या है, इसलिए 7 से ही कटेगा, तो 7 इक्यानवे 7। अब यहाँ 54 के लास्ट में 4 है, तो इसलिए 2 से कटेगा, तो 54 भागा 2, 2 दूनी 4 घटा दीजिए, 1 बचा, अगला अंक 4 उतार लेते हैं, 2 सते 14 पूरा पूरा कट गया, 27 आया। तो यहाँ 2 का भाग देने पर 27 प्राप्त होता है।
फिर अब इसके बाद 27 में 3 का भाग चला जाएगा, क्योंकि 7 और 2 जोड़ने में 9 हो रहा, 9 में 3 का भाग, 3 तिरिका 9, तो इसलिए 3 9 27 कट गया। फिर 3 से भाग दीजिए, 3 तिरिका 9, फिर 3 से भाग चला जाएगा, 3 एकन 3। तो इस तरह से इसका गुणनखंड जो है 336 का गुणनखंड 2 2 2 2 कितनी बार है? 4 बार। तो 2 पर 4 की घात, फिर गुणे 3 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 7, और इधर वाले का गुणनखंड 2 3 3 3 बार है, तो घात के रूप में लिख देंगे, तो 54 का गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणे 3 पर 3 की घात, क्योंकि 3 का गुणनखंड 3 बार है। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले HCF अर्थात महत्तम समपरिवर्तक। तो इन दोनों में कौन सा गुणनखंड दोनों में है और उसकी सबसे छोटी घात? तो इन दोनों में 2 का गुणनखंड है और सबसे छोटी घात इस पर है, 1 की कोई घात नहीं है, तो 1 घात है, तो इसका मतलब 2 यहाँ पर इसका महत्तम हुआ। फिर 3 भी दोनों में है, 3 का गुणनखंड, तो सबसे छोटी घात के रूप में 1 घात के रूप में है, तो यहाँ लिख देंगे गुणे 3। अब 2 गुणे 3 बराबर 6, तो ये हो गया HCF अर्थात महत्तम समपरिवर्तक का मान। अब जो है लघुत्तम समपरिवर्तक ज्ञात करते हैं, तो LCM के लिए क्या करते हैं, वह गुणनखंड किसी में भी हो, एक में हो या दोनों में हो, इससे कोई मतलब नहीं है, उस गुणनखंड की सबसे बड़ी घात के रूप में लिया जाता है। जैसे 2 का गुणनखंड सबसे बड़ी घात के रूप में इसमें है 4 घात के रूप में, तो 2 पर 4 की घात, गुणे 3 का गुणनखंड सबसे बड़ी घात के रूप में 3 घात के रूप में, तो 3 पर 3 की घात, गुणे इसके बाद 7 का गुणनखंड है, तो गुणे 7 लिख देंगे। अब इसको हल करते हैं, तो 2 का 4 बार गुणा करेंगे, गुणन के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार हो गया, और गुणे 3 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 बार हो गया, फिर गुणे 7 गुणे 7 लिख देते हैं। अब जो है 2 का 4 बार गुणा होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो गया, और 3 तिरिका 9, 9 तिरिक 27, गुणे 27 गुणे 7। अब जो है इन तीनों का आपस में गुणा कर लीजिए, तो गुणन का पद यहाँ 16 गुणे 7 पहले कर लेते, 16 गुणे 7, 7 छक 42, 4 हासिल आ गया, 7 करने 7 4 11, 112 हो गया। तो 112 16 और 7 का गुणा करने पर, अब गुणे 27 करिए, गुणे 27, 12 सत्ते 84, 7 करने 7, फिर 2 से करिए, 12 दूनी 24, फिर 2 करने 2, 4 8 4 12, 7 2 9, 1 10, हासिल 1 3, 3024,
तो ये हो जाएगा 3024। 3024। अब इसके बाद यहाँ निकालते हैं HCF इंटू LCM। तो HCF का मान जो है 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 6 इंटू LCM का मान 3024, तो गुणे 3024 लिखेंगे। अब 3024 में 6 का गुणा कर देते हैं, तो 3024 गुणे 6 गुणे 6, तो 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 2 14, 6 त्रिक 18, तो 18,144 गुणन करने पर प्राप्त हुआ 18,144। अब इसके बाद दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ लिखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या 336 है, तो यहाँ लिखते हैं 336 और गुणे दूसरी संख्या 54 है, तो गुणे 54। अब दोनों का गुणन करते हैं, तो दोनों का गुणन करते हैं, तो 36 गुणे 54, 336 गुणे 54, 4 छक 24, 2 हासिल आ गया, 4 तिया 12 2 14, 1 हासिल हो गया, 4 तिया 12 1 13, फिर 5 से गुणा करिए 6 में, 5 छक 30, 3 हासिल आ गया, 5 तिया 15, 3 18, हासिल 1 हो गया, 5 तिया 15 1 16, इसको जोड़ लीजिएगा, तो 4 4 8 3 11, 6 7 1 8, तो 18,144 बराबर 18,144। तो इसका मतलब यहाँ देखा जा रहा है कि HCF इंटू LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल है। तो यहाँ लिख देंगे, तो यह सिद्ध हो गया, अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM आपका सिद्ध हो गया, अर्थात जांच हो गया। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अब आप लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM अर्थात महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे कि इनका गुणनखंड कर लेते हैं पहले,
और उसके बाद उसकी सहायता से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे, इसमें 12, 15, 21 का गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले 12 का गुणनखंड करते हैं। तो 2 से भाग चला जाएगा 12 में, क्योंकि लास्ट में 2 है। 2 छक 12, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 तिया 6, फिर 3 से भाग दीजिए, 3 एकन्ने 3, फिर जो है यहाँ 15 है, 3 से भाग चला जाएगा, 3 पचे 15, फिर 5 से भाग दीजिए, 5 एकन्ने 5, फिर 21 है, इसमें 3 से भाग चला जाएगा, 3 सते 21, फिर 7 से भाग दीजिए, 7 एकन्ने 7। ये तो सिंपल है, सब आसानी से भाग दे सकते हैं। अब इसके बाद 12 का गुणनखंड है। 12 का गुणनखंड 2 पर 2 की घात गुणे 3, फिर जो है 15 का गुणनखंड 3 गुणे 5, 15 का गुणनखंड 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 हुआ। फिर 21 का गुणनखंड, 21 का गुणनखंड 3 गुणे 7, 21 का गुणनखंड हुआ। अब इसके बाद हम इसमें इसका जो है एचसीएफ अर्थात महत्तम समपरिवर्तक ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ बराबर, तो हमने बताया है ऐसा गुणनखंड लेते हैं जो सभी में हो और उसकी सबसे छोटी घात। 2 सभी में नहीं है, 3 सभी में है, सबसे छोटी घात इसकी 1 की घात है, तो इसलिए जो है 3 इसका महत्तम समपरिवर्तक हो गया अर्थात एचसीएफ। अब इसके बाद एलसीएम अर्थात महत्तम समपरिवर्तक। तो महत्तम समपरिवर्तक में गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात ली जाती है और वह गुणनखंड किसी में भी हो। तो 2 का गुणनखंड सबसे बड़ी घात के रूप में 2 घात के रूप में है, गुणे 3 का गुणनखंड सबसे बड़ी घात के रूप में 3 है, गुणे 5 का गुणनखंड बड़ी घात के रूप में 5 ही है, 7 का गुणनखंड बड़ी घात के रूप में 7 ही है। तो ऐसे ऐसे संख्याओं से गुणा करते हैं कि इसमें आसानी से शून्य भी प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हमने बताया है कि 2 गुणे 2, 2 की घात है, गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो अगर 2 5 का गुणा कर लेते हैं तो यहाँ इन दोनों के जगह पर कुल मिला के 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा। और ये 3 से 2 में गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 और 6 सते 42, 6 सते 42 हो गया। और इसके बाद 5 दूनी 10, 10 से गुणा करेंगे तो 119 में बढ़ जाएगा, तो 420, 420 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद जो है हम अब इसमें एचसीएफ एलसीएम ही ज्ञात करना था, तो इसलिए एचसीएफ 3 और एलसीएम 420 प्राप्त हुआ। अब अगला प्रश्न अगले पेज पर देखेंगे। अब इसमें देखेंगे 17, 23 और 29 का गुणनखंड। तो 17 तो अभाज्य संख्या है, इसलिए यह डायरेक्ट 17 से ही कटेगा, 17 कन्ने 17। 23 भी अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 कन्ने 23, 23 से ही कटेगा। 29 भी अभाज्य संख्या है, इसलिए 29 से ही कटेगा, 29 कन्ने 29। अब यहाँ पर देखते हैं इसका गुणनखंड, 17 का गुणनखंड 17 ही है, 23 का गुणनखंड 23 ही है, 29 का गुणनखंड 29 ही है,
तो अब इसमें कोई भी ऐसी कॉमन चीज प्राप्त नहीं हो रही है, कोई भी गुणनखंड सब में नहीं मिल रहा है। कोई भी नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब एक हो सकता है, क्योंकि एक का गुणन किसी भी संख्या में हो सकता है। तो इसलिए इसका HCF बराबर 1 हो गया। अब एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम बराबर, तो एलसीएम के लिए सभी गुणनखंड ले लिए जाते हैं, तो इसमें तो वही संख्या ही डायरेक्ट गुणनखंड के रूप में है, तो इसलिए सभी संख्याओं का गुणन कर देते हैं। 17 गुणे 23 गुणे 29। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले 17 और 23 का गुणन करते हैं। तो 17 गुणे 23, 17 तिया 51, 17 दूनी 34, यहाँ 1 हुआ, 5 4 9, यहाँ 3 हुआ, 391 हुआ। अब ये जो है 391 में 29 का गुणा करते हैं, 29, 9 करने 9, 9 9 81, 8 हासिल हो गया, 9 3 27, 8 7 15, 3 तो 35 हो गया। तो ये हो गया 3519, 3519। यह एलसीएम का मान प्राप्त हो गया, अर्थात लघुत्तम समापरिवर्तक। ये महत्तम समापरिवर्तक, ये लघुत्तम समापरिवर्तक। तो महत्तम और लघुत्तम ही इसमें ज्ञात करना था। अब इसके बाद इसका तीसरा पार्ट में जो है 3 संख्याएं हैं, 8 9 25, 8 9 25। तो इसका भी हम गुणनखंड करेंगे। तो 8 का गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले यह 2 से कटेगा, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए 2 एकन्ने 2, फिर जो है इस 9 को 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, फिर जो है 3 से काटेंगे, 3 एकन्ने 3, फिर 25 को 5 से कटेगा, 5 25, फिर 5 से काटिए, 5 एकन्ने 5। तो यहाँ 8 का गुणनखंड 2 पर 3 की घात, फिर 9 का गुणनखंड 3 पर 2 की घात, फिर 25 का गुणनखंड बराबर 5 पर 2 की घात। तो इसका HCF अर्थात महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करेंगे। तो HCF बराबर, तो हमने बताया कि ऐसा गुणनखंड जो सभी में हो, तो सभी में इसमें कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसका महत्तम 1 होगा, क्योंकि 1 का गुणनखंड किसी भी संख्या में हो सकता है। तो इसलिए महत्तम समापरिवर्तक अर्थात HCF 1 हुआ, और LCM बराबर, तो LCM के लिए सभी गुणनखंड लिए जाते हैं और सबसे बड़ी घात के रूप में। तो इसमें 2 पर 3 की घात है, तो 2 पर 3 की घात गुणे 3 पर 2 की घात गुणे 5 पर 2 की घात। तो यहाँ पर आप जानते ही हैं कि 2 पर 3 की घात 8 का गुणनखंड है, तो यहाँ 8 हो गया, गुणे 3 पर 2 की घात 9 का गुणनखंड है, 5 पर 2 की घात 25 का गुणनखंड है। तो 25 गुणे 9, 25 9 225, 25 गुणे 9, 25 8 225, 9 225,
25 हो जाता है। फिर इसमें 8 का गुणा करेंगे, गुणे 8, 25 बटे 200, 2 हासिल आ गया, 8 दूनी 16, 2 18, 1800। ये हो गया 1800 इसका एलसीएम अर्थात लघुत्तम समपरिवर्तक हो गया। तो इसमें 17, 23 और 29, तो 17 51, 17 दूनी 34, जोड़ने पर 9 और गुणे 29। अच्छा, यहाँ गुणन में कुछ गलतियां हो रही। 29 के गुणन में 9 करने 9, 9 9 81, 8 हुआ, 9 त्रिक 27, 35 हो गया। फिर जो है इसके बाद 2 से 2 करने 2, 2 करने 2 और 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 7, इसको जोड़ने पर 9 3 और 8 5 13 हासिल 1, 7 3 10 1 11। तो ये 1,13,398, 1,13,398, 1,13,300, नहीं ये 98, 98, 11,349, ये 8 अलग था। तो अब जो है इसका दूसरे पार्ट वाले का मान एलसीएम का 11,339 और इसके एलसीएम का 18,000, तो दोनों का एचसीएफ और एलसीएम प्राप्त हो गया। अब अगला प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न का हल हम सूत्र की सहायता से प्राप्त करेंगे, जिसमें दोनों संख्याएं जो है 306 और 657 है। एचसीएफ अर्थात महत्तम समपरिवर्तक दिया हुआ है, लघुत्तम समपरिवर्तक आपको ज्ञात करना है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम अर्थात महत्तम समपरिवर्तक गुणे लघुत्तम समपरिवर्तक बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर लिखते हैं एचसीएफ, एचसीएफ का मान 9 है, तो यहाँ 9 लिखेंगे, गुणे एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम और दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याएं 306 और 657, तो 306 गुणे 657। अब दोनों संख्याओं का आपस में गुणन कर देते हैं। गुणन करने के बाद जो मान प्राप्त होगा, तो यहाँ लिखते हैं 9 गुणे एलसीएम, तो 657 गुणे 306, 6 सत्ते 42, 4 हासिल हो गया और 6 पचे 30, 4 34, 3 हासिल हो गया, 6 छछक 36,
जोड़ लेंगे 39, यहाँ 39 हो जाएगा। तो अब इसके बाद शून्य से गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी संग से करते हैं। 7 त्रिक 21, 2 हासिल आ गया। 5 तिया 15, 2 17, 17 1 हासिल आ गया। 6 त्रिक 18, 1 19, 19 हो गया। इसको जोड़ लेते हैं। 2 4 9 1 10 के शून्य हासिल 1, 7 3 10 1 11 हासिल 1, 9 1 10 के शून्य हासिल 1 2, 2,01,042, 2,01,042। अब इसके बाद इधर 9 का गुणन हो रहा है, इधर ले जाएंगे 9 का भाग हो जाएगा। तो LCM बराबर 2,01,042 बटे 9। तो 9 से इसमें हम भाग दे देते हैं। तो 2,01,042 भागा 9 हो गया। 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, घट गया 2 आएगा, यहाँ 1 हुआ। 9 दूनी 18, घटा देंगे, 11 में से 8 जाएगा 3, 8 3 11। फिर अगला अंक शून्य उतार देंगे। 9 तिरिक 27, घट गया 3 आ जाएगा। फिर 4 उतारेंगे। 9 तिरिक 27, 9 तिरिक 27, 27 इसमें से घटा देंगे, 14 में से 7 जाएगा 7। और फिर अगला अंक 2 उतार देंगे। 9 8 72, लगभग 8 बार जाएगा, 72 कट जाएगा। तो यहाँ LCM बराबर 22,338, 22,338। तो कैलकुलेशन पार्ट को हटा देते हैं। और इसके LCM का मान 22,338 प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें आपको बताना है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इसका मान जो है, n का मान प्राकृत संख्या, अर्थात n का मान n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट करके ये सब प्राकृत संख्या के रूप में है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, मतलब n का मान 1 2 3 4 5 लास्ट अनंत तक प्राकृत संख्या के रूप में है। तो अगर n का मान प्राकृत संख्या है तो आपको ये बताना है कि यह प्राकृतिक संख्या का मान n के जगह पर रखने पर, इस पूरे के मान को प्राप्त करने पर इसका अंतिम अंक शून्य प्राप्त हो। तो यहाँ पर जांच करके देखते हैं कुछ अंकों को रखकर। जैसे 6 पावर n बराबर 6 पावर n बराबर, तो 6 पावर n का मान 1 लिख देते हैं। तो 1 की घात है तो उसका मान उतना ही होगा, तो 6 हो गया। और यदि 6 पावर n बराबर
6 पर पावर n का मान 2 लिख देते हैं, तो 6 दूनी 6 गुणे 6 2 बार हो गया, 6 चौक 36, तो भी लास्ट में इसमें शून्य नहीं। अब फिर इसी तरह से 6 पावर n बराबर 6 पर 3 की घात, इसका मतलब 6 का 3 बार गुणन कर देते हैं, 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 चौक 36 छक्का 216। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि अंतिम अंक में शून्य नहीं आ रहा। तो अंतिम अंक में शून्य तभी आता है जब इस संख्या का गुणनखंड इस संख्या के गुणनखंड में 5 होता है, 2 गुणे 5, तभी अंतिम अंक जो है शून्य आता है। तो इस संख्या का गुणनखंड 2 गुणे 3 है, आप देख सकते हैं 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3 है। अब यदि इसका गुणनखंड 2 गुणे 5 होता तो 5 दूनी 10, तो अंतिम अंक में शून्य आता है। तो इसलिए यह कभी भी अंतिम अंक 6 पर पावर अगर किसी भी संख्या का है तो उसका अंतिम अंक कभी भी शून्य नहीं आ सकता। तो इसका मतलब यहाँ जांच आपका स्पष्ट हो गया कि n कोई भी प्राकृत संख्या हो तो 6 पावर n संख्या में n का मान प्राकृत संख्या रखने पर इसका अंतिम अंक कभी भी शून्य नहीं हो सकता। तो यहाँ लिख देंगे अतः, यहाँ लिख देंगे चूंकि 6 का गुणनखंड 6 का गुणनखंड 6 का गुणनखंड 2 और 3, इसलिए 6 का गुणनखंड 2 और 2 3 है। अतः 6 पावर n का अंतिम अंक कभी भी शून्य नहीं हो सकता, कभी भी शून्य नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 6 में आप देखेंगे, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं कब होंगी? जब उस पूरी संख्या का गुणनखंड किया जा सकता हो। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13। तो इसको हल करने के लिए बहुत बड़ा गुणा करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कर भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। 11 गुणे 7, 11 सत्ते 77 हो गया, और 13 से इसमें गुणा करते हैं, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, इसको जोड़िए 1, 9 1 10 के शून्य हासिल 1, 9 1 10, 1001 प्लस 13,
तो इसमें +13 जोड़ देते हैं। तो यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1, तो 1014। तो इसका मान हो गया 1014। अब 1014 का गुणनखंड करते हैं। 1014, तो लास्ट में 4 है तो 2 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग दीजिए। तो इसमें 10 14 में 2 से भाग देते हैं, 2 पचे 10, 1 उतरा 0 भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 4 उतार लीजिए, 2 7 14, पूरा पूरा कट गया। तो ये हो गया 507। फिर इसको देखिए किससे कट सकता है। तो 3 से 7 5 12, 3 से भी भाग चला जाएगा। तो 507 भागा 3, 3 दूनी नहीं, 3 करने 3 घट जाएगा, 2 आएगा 0, 3 6 18, घटा देंगे 2 होगा, फिर 7, 3 9 27, 27 हो गया, पूरा पूरा कट जाएगा, 169। यह जो है 13 से कटेगा, 13 13 169 हो जाता है। फिर 13 से काट देंगे, 13 करने 13। तो इसका मतलब यहाँ पर देखा जा रहा है कि 1014 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13, अर्थात जो है 1014 को गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो यह भाज्य संख्याएं होंगी। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 1014 को गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। और एक दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं इसके लिए, जैसे दूसरे वाले के लिए दूसरा तरीका बता दे रहा है। दोनों तरीकों से आप दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5। तो दूसरा तरीका इसमें ये होता है कि इसमें और इसमें दोनों में कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें कोई चीज कॉमन नहीं हो सकती है, तो मान लेते हैं कि एक कॉमन है। तो इन दोनों में जो है 5 कॉमन हो गया, 5 इसमें भी है इसमें भी। तो 5 कॉमन करेंगे तो कोष्ठ में यहाँ हुआ 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और इसमें 1 बचेगा तो प्लस 1 लिख देते हैं। तो अब देखा जा रहा है कि 5 का गुणनखंड इस पूरी संख्या में है, तो इसका मतलब इसको गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ लिखेंगे
चूंकि इस संख्या को गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसलिए यह भाज्य संख्या है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। तो अब प्रश्न नंबर 7 देखिएगा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो इस प्रश्न का मतलब आप समझ लीजिए कि एक वृत्ताकार पथ है, वृत्त के आकार का पथ है। अब इस पर जो है दो खिलाड़ी, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि रवि को 12 मिनट। तो सोनिया रवि, तो मान लेते हैं कि सोनिया रवि यहां से चलना प्रारंभ करते हैं, तो सोनिया को 18 मिनट लगता है। तो 18 मिनट लगता है और पूरा चक्कर लगाने में, और रवि को 12 मिनट लगता है। तो ये दोनों अगर एक साथ चलते हैं तो दोनों आपस में आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे मान लिया यहाँ चलना प्रारंभ किए तो सोनिया की चाल जो है कम है, इसलिए वो पीछे हो सकती है, और ये रवि जो है आगे बढ़ सकता है। सोनिया यस, रवि आर। तो इसका मतलब ये है कि दोनों चलते चलते जब एक चक्कर आएंगे तो एक व्यक्ति कुछ पीछे होगा। तो इसका मतलब इसका लघुत्तम का मान, जो दोनों के समय का लघुत्तम का जो मान होगा, वही एक समय ऐसा आएगा कई चक्करों के बाद जिस समय यह दोनों इस बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि 18 और 12 का लघुत्तम समापरिवर्तक निकालेंगे। अब देखिए 18 का गुणनखंड करते हैं, फिर 12 का गुणनखंड। 18 2 से कटेगा, 2 9 18, फिर 3 से काटिए, 3 3 9, फिर 3 से काटिए, 3 1 3। 12 जो है 2 से कटेगा, 2 6 12, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, फिर 3 से काटिए, 3 1 3। तो इस तरह से 18 का गुणनखंड 2 गुणे 3 पर 2 की घात, और 12 का गुणनखंड 2 पर 2 की घात गुणे 3। तो इन दोनों का लघुत्तम निकालते हैं, अर्थात एलसीएम बराबर, तो हमने बताया है वह गुणनखंड किसी में भी हो सकता है और सबसे बड़ी घात के रूप में लिया जाता है। या दो गुणनखंड है, सबसे बड़ी घात 2 के रूप में, तो 2 पर 2 की पावर और गुणे
3 पर 2 की घात, सबसे बड़ी घात 2 की है, तो 3 पर 2 की घात। अब जो है कोई भी गुणनखंड ऐसा नहीं है इसमें, तो 2 का वर्ग 4 हो गया और 3 का वर्ग 3 त्रिक का 9, तो 4 गुणे 9, 9 चौक 36। तो 36 ऐसी संख्या आई जिससे कि 36 मिनट 36 मिनट के बाद ये दोनों इस स्थान पर आकर मिलेंगे। 36 मिनट 36 मिनट। अब यहाँ आप देखते हैं कि 36 मिनट के बाद दोनों इस स्थान पर कैसे पहुंचते हैं। तो यहाँ देखिए कैलकुलेशन के रूप में आपको स्पष्ट कर देते हैं। 36 भागा 18, तो 18 दूनी 36, पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब 2 चक्कर के बाद यहाँ पुनः आया, जैसे एक चक्कर गया, फिर एक चक्कर गया, फिर यहाँ आया कौन, सोनिया। अब इसके बाद उतने समय में 36 भागा 12, 12 तिया 36, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 3 चक्कर के बाद उसी स्थान पर रवि आया। एक चक्कर गया, दूसरा चक्कर गया, तीसरा चक्कर आया। तब तीसरे चक्कर के बाद रवि और दूसरे चक्कर के बाद सोनिया, दोनों उसी स्थान पर पुनः वापस आ जाते हैं। तो स्पष्ट हो गया होगा। अब जो है आगे देखिएगा, अगली प्रश्नावली अगली बार।